हेलो एवरीवन, बायोलॉजी में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड। देखिए, बॉडी में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंजाइम रिलीज करती हैं। और एक ग्रंथियां होती हैं जो हमारी हार्मोन को रिलीज करती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये क्या चीज़ है एंडोक्राइन सिस्टम? तो कोई वो ग्रंथियां, ग्लैंड्स, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। तो उन ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र का अध्ययन करना कहला जाता है एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी, और एंडोक्रोनोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थॉमस एडिसन ने बताया था। थॉमस एडिसन। तो इनको फादर ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे एडिसन रोग, जो इस सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला रोग कौन सा था, उस रोग का क्या नाम है? एडिसन रोग है। इसमें याद रखना है आपने। ये मैं बताऊंगा एडिसन रोग क्या होता है। जो एड्रिनल फ्लो होता है वो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। सोडियम और पोटाशियम के कम लेवल से रिलेटेड है। इसमें अकड़न आ जाती है मांसपेशियों में, इस चीज़ से रिलेटेड ये बीमारी है। तो एंडोक्रोनोलॉजी क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करना। इस फादर ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। एंडोक्राइन सिस्टम की जो पहली बीमारी है, पहला रोग है, उसका क्या नाम है? एडिसन रोग है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दो तरह की ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में। तो इनमें बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर की समझ के लिए कि क्या होता है। देखिए, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, हमने क्या पढ़ा है कि क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? वो एंजाइम रिलीज करती हैं, एंजाइम को रिलीज करती हैं। दूसरा मेन डिफरेंस क्या होता है हार्मोन और एंजाइम की बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो सकता है? वो स्टेरॉइड हो सकता है या वो प्रोटीन्स भी हो सकता है। बट एंजाइम है हमेशा किसकी फॉर्म होती है? प्रोटीन की फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में और रेलवे बोर्ड से पूछ चुका है कि एंजाइम्स हमेशा बने होते हैं। स्टेरॉइड से ऑप्शन में था, प्रोटीन से ऑप्शन में था, प्रोटॉन या स्टेरॉइड ऑप्शन में था। तो एंजाइम हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हार्मोन है क्या होता है? वो स्टेरॉइड भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है। हार्मोन क्या है? ये दोनों क्या है? हार्मोन क्या है? एक केमिकल होता है, एक केमिकल होता है। ये आपने याद रखना है। तो हम जो आज का चैप्टर है इसी चीज से रिलेटेड है कि भाई जो केमिकल होते हैं, छोटे छोटे केमिकल क्या प्रभाव डालते हैं हमारी बॉडी में। कुछ केमिकल होते हैं अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा रिलीज हो जाए बॉडी में, जिसे ग्रोथ हार्मोन हम कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नाम है उसका, तो आदमी खली बन जाता है, यानी 7-8 फुट से भी लंबा चला जाता है। और ग्रोथ हार्मोन अगर थोड़ा सा कम रह जाए तो ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, जैसे राजपाल यादव है या और भी बोने जो लोग होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है उनका वो कम रिलीज हुआ उनकी बॉडी में। तो क्या ये केमिकल है कि, और ऐसा केमिकल जिसकी एक एक बूंद बहुत बड़े चेंज ले आती है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसका बॉडी में, तो उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखिए, जो हमारी लार ग्रंथि होती हैं, जो हमारी अश्रु ग्रंथि होती है, तो ये ग्रंथियां हमारा एग्जाम्पल होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। और इनकी अगर बात करें तो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि,
एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो ये सारे किसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और मिश्रित जैसा नाम से ही संबंधित है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती हैं कि वो क्या करती हैं, वो दोनों तरह के, यानी वो एंजाइम भी रिलीज करेगी और वो हार्मोन भी रिलीज करेगी, दोनों चीज रिलीज करती है। जैसे अग्नाशय है हमारा पैनक्रियास, अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, या जनन ग्रंथियां होती हैं हमारी, जनन ग्रंथियां, गोनेट्स जिसे कहते हैं। तो जनन ग्रंथि भी कैसी ग्रंथि होती हैं। तो ये दो ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो अग्नाशय और जनन ग्रंथियां जो होती हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए स्टडी करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो जो मेन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन ग्रंथियों को समझते हैं जिनसे मिलके हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना होता है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भाग होती हैं। सबसे पहले अगर ग्रंथि की बात करते हैं तो ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। और पीनियल जो ग्रंथि होती है ये किस भाग में पाई जाती है, ये थैलमस हिस्सा होता है जो ब्रेन का, थैलमस हिस्से में पाई जाती है। ये जो ग्रंथि है हमारी, इसे कहा जाता है हमारा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ये किस हिस्से में पाई जाती है, ये दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि पीयूष ग्रंथि किस हिस्से में पाई जाती है और पीनियल ग्रंथि किस हिस्से में पाई जाती है। ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है ये है आपकी थाइमस ग्रंथि, थाइमस। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका अग्नाशय, दोनों किडनी के ऊपर जो ये डार्क पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये है आपकी एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि। ये जो आपको दिख रहा है ये फीमेल्स में पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है अंडाशय। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ओवरीज। एक पेयर होता है, दो ओवरीज होती हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये मेल्स में होते हैं, इन्हें कहा जाता है टेस्टिस। वृषण। तो हमारे शरीर की ये वो मेन ग्रंथियां हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब एक एक ग्रंथि के बारे में हम इसमें आराम से पढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? देखिए, पीनियल अगर ग्रंथि की बात करते हैं, पीनियल ग्रंथि, इस ग्रंथि को थर्ड आई भी कहा जाता है, थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक। तीसरी आंख या बायोलॉजिकल क्लॉक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न को, स्लीपिंग पैटर्न
को डिसाइड करती है, सोना या जागना को डिसाइड करती है। तो इसलिए शरीर की जैविक घड़ी, तीसरी आंख, थर्ड आई मतलब तीसरी आंख, या शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी इसे कहा जाता है। साइज लगभग 8 mm इसका साइज होता है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बट एग्जामिनर कई बार क्या होता है, पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में ना देके पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि दे देता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो पीनियल ग्रंथि 8 mm की होती है, जबकि पीयूष जो ग्रंथि है वो 10 mm की होती है। तो ये थोड़ी सी छोटी होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में तीसरी आंख कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, यानी जैविक घड़ी स्लीपिंग पैटर्न को डिसाइड करती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि के बारे में इतना ही आपसे पूछेगा, ये आपने याद रखना है। अब दूसरी बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, इसे हम सबसे बाद में स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करते हैं थायराइड ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्रंथि। T3 और T4 ये सबसे दो मेन टेस्ट होते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और TSH में जब थायराइड के लिए आप टेस्ट करवाते हो तो T3 और T4 में इन टेस्ट करने होते हैं डॉक्टर को उसमें। तो T3 की जो फुल फॉर्म बनेगी उसे कहा जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 को कहा जाता है टेट्रा आयोडो थायरोमाइन। तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, इसमें कुछ विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। आयोडो मतलब आयोडीन के अणु मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें टेट्रा वाले में 4 मॉलिक्यूल आयोडीन होते हैं और ट्राई वाले में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन होते हैं, इसे याद रखना है। देखिए ये कम मात्रा में रिलीज होता है T3, बट इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा काम करता है। T4 ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, T4 रिलीज होके कन्वर्ट किस में होता है, T3 में ही होता है कन्वर्ट, ये आपने याद रखना है। तो T3 का रोल सबसे ज्यादा होता है जिसका नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये आपने याद रखना है। अब थायराइड ये वाली जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में भी 2 हार्मोन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है पैराथायराइड, पैराथायराइड, और दूसरे का नाम होता है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्रंथि के अगले वाले पार्ट से ये T3 T4 निकलते हैं, बट इसके बैक साइड में अगर जाओगे तो ये 2 हार्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कि जब बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है कि जो हमारी बोन्स हैं उनको गलाना स्टार्ट कर देता है। गलाना इन द सेंस एक गलत वे में नहीं, कि उनमें से ये कैल्शियम निकालना स्टार्ट कर देता है जब बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है कि हड्डियां जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको गलाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो पैराथायराइड करता है कि जरूरत से ज़्यादा ना बढ़े, तो हड्डियों को एक निश्चित आकार तक ही रहने देता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देता। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो क्या होता है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। तो
ये क्या करता है कि जो कैल्शियम का जो विघटन होता है हड्डियों से, ये उसको रोक देता है। अगर बॉडी में क्या हो, अगर ज़्यादा कैल्शियम आ जाए तो कैल्शियम के विघटन को ये रोक देता है और कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है हड्डियों पे। तो वो कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन हार्मोन है। तो दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ये कहाँ होते हैं? पैराथायराइड की जो हड्डी होती है, थायराइड हड्डी हमारी, इसकी बैक साइड में ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये था आपका थायराइड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है सबसे, कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ गौर करने लायक ये बात, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी लीवर, और दूसरी जो लार्जेस्ट बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी अग्नाशय। बट यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात कर लेता है एग्जामिनर, तो है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड की स्पेलिंग थोड़ा सा आप ठीक करेंगे इसे। थायराइड ग्लैंड, तो ये आपने याद रखना है। थायराइड ग्रंथि के बाद अगर हम बात करते हैं वो है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में आपने क्या चीजें याद रखनी है? वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, यानी घटना स्टार्ट हो जाती है 70 वर्ष के बाद। तो वो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रेलवे भी पूछ चुका है, यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो इसके बारे में ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती। दोनों फेफड़ों के बीच में जो ग्रंथि पाई जाती है वो थाइमस ग्लैंड है, ये आपने याद रखना है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स बनाती है, टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। और टी लिम्फोसाइट्स का क्लियर काम आपको पता था कि लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स किससे लड़ने में? कैंसर से लड़ने में और एचआईवी अटैक से लड़ने में हमारा हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रोग प्रतिरोधकता को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये क्लियर पॉइंट था। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बूढ़े और जो बच्चे हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये बूढ़ों में विलुप्त हो जाती है, तो इम्यूनिटी जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनकी वीक हो जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपने इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाई जाती है? दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है और टी लिम्फोसाइट्स बनाने में ये हेल्प करती है। थाइमस ग्रंथि के बारे में ये चीजें काफी हैं, इतना आपने याद रखना है। पैनक्रियास की अगर बात करते हैं, जो अग्नाशय है हमारा पैनक्रियास, अब आपने याद रखना है पैनक्रियास हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में भी और एक्सोक्राइन, ये दोनों में काउंट होती है, इसका आपने याद रखना है। तो ये क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है हमारी। अग्नाशय क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है हमारी। वेट इसका लगभग होता है 80 ग्राम, 80 ग्राम तक इसका वेट होता है। अब इसमें एक पार्ट होता है अग्नाशय में जिसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है? एक विशेष तरह की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा सेल से निकलता है जो हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? इससे रिलीज होके यहाँ से निकल के लीवर जो होता है उसमें स्टोर होता है, और फिर लीवर को जितनी जरूरत होती है हमारी बॉडी में ग्लूकोज की, लीवर उनको रिलीज कर देता है। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। और जिन लोगों को डायबिटीज यानी शुगर होती है तो उनकी बीटा कोशिका काम नहीं करती और इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो इसलिए उन्हें डायबिटीज या शुगर हो जाती हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप का होता है जो डायबिटीज है, टाइप 1 और
टाइप 2, दो टाइप की होती है। टाइप 2 में तो थोड़ा बहुत इंसुलिन बनता है तो इसलिए टैबलेट से काम चल सकता है, बट टाइप 1 में क्या होता है कि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता उनकी बॉडी में, तो इसलिए उनको वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है डायबिटीज को क्योर करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे रिलेटेड ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है किस अंग द्वारा निकाला जाता है, तो किस द्वारा निकाला जाता है, पैनक्रियास द्वारा। किस भाग से निकलता है, अग्नाशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भाग से निकलता है। कौन सी कोशिकाओं द्वारा निकलता है, तो बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। फिर गामा कोशिकाएं होती हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती हैं, सोमेटोस्टेटिन। तो ये हार्मोन होता है जो खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको देर तक हमारी बॉडी में बनाए रखता है। हमने एक बार खाना खा लिया तो ऐसा तो नहीं होता कि ढेरों एनर्जी हमें एक साथ इकट्ठी मिल जाती है। जो एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करने का काम कौन करता है, गामा कोशिकाएं, पैनक्रियास की अग्नाशय की गामा कोशिकाएं जो एक हार्मोन निकालती हैं उसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड, खाने का स्वांगीकरण का काम, यानी जो एनर्जी मिलती है उसे देर तक हमारी बॉडी में बनाए रखने का काम कौन करता है, पैनक्रियास की गामा कोशिकाएं। तो इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियास हमारे लिए बहुत जरूरी अंग है। मिश्रित ग्रंथि है, वेट 80 ग्राम है, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाओं से ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन निकालती हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो अब ये पॉइंट आपने इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं तो ये जो किडनी के ऊपर जो आपको हार्मोन दिख रहा है, जो ग्रंथि दिख रही है, इस ग्रंथि का नाम है हमारा एड्रिनल ग्रंथि। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती हैं, इमरजेंसी हार्मोन निकालती हैं। इमरजेंसी हार्मोन निकालती हैं और उस इमरजेंसी हार्मोन को कहा जाता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन हार्मोन निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है तो कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन जो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है ये निकालते हैं। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन की, या तो लड़ो या भाग जाओ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम से बीपी को तेज कर देता है, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है। कोई भी हम किसी विपरीत कंडीशन में आ जाते हैं तो हमारे दिमाग को सचेत करता है कि या तो लड़ो इनके साथ या यहाँ से भाग जाओ, तो इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तीन तरह के हार्मोन निकालने में हेल्प करता है। इसका जो ऊपरला भाग होता है ये ऊपर वाला भाग। और 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं मेडुला से, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये 2 हार्मोन निकलते हैं इससे। अब जैसा कि इनके नाम से संबंधित है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल, फैट का लेवल और मिनरल्स का लेवल, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल, फैट का लेवल और प्रोटीन्स का लेवल जो हार्मोन मेंटेन करता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन।
स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहा जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे शरीर में जो मिनरल से रिलेटेड, मिनरल्स यानी कौन, सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ों को बैलेंस बना के रखता है, इनका बैलेंस जो बना के रखता है, उस हार्मोन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। सेक्स हार्मोन दो तरह के होते हैं। देखिए, जो मेल में सेक्स हार्मोन होता है उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से आदमी का जो दाढ़ी मूछें आती हैं और जो इसके जेनिटल अंग हैं वो डेवलप होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल में हार्मोन होता है उसे कहा जाता है मेन हार्मोन एस्ट्रोजन। ये फीमेल का मेन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, वेजाइना फॉर्मेशन होती है, और टेस्टोस्टेरोन जिसकी वजह से टेस्टिस बनते हैं आदमी में, और जो मेल के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आते हैं। तो ये मेल का मुख्य हार्मोन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेल का मुख्य हार्मोन क्या है या फीमेल का मुख्य हार्मोन क्या है। तो ये किससे निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ऊपर वाला भाग है एड्रिनल ग्रंथि का, उससे निकलते हैं। एड्रिनल मेडुला से कौन सी जो दो चीज़ें हैं वो निकलती हैं? एक एड्रेनलिन हार्मोन, इसे क्या कहते हैं हम? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा नाम एपिनेफ्राइन है। एपिनेफ्राइन दूसरा नाम भी कहा जाता है। और किस लिए ज़रूरी होता है? हार्ट बीट को तेज करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए, बॉडी में हार्ट बीट को तेज करना, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन हार्मोन आता है। क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन। सपोज कीजिए आपने किसी का डोर नॉक किया, अंदर गए और अंदर आते ही आपने देखा कि आपके सामने एक कुत्ता आ गया। अगर वो कुत्ता पोमेरियन है, छोटा कुत्ता है, सफ़ेद वाला जो होता है, तो आप डरोगे नहीं। तो आप क्या करोगे? फाइट करना भी सोचोगे उसके साथ कि इसे तो मैं भगा दूंगा। और अगर आप देखोगे कि एक बुलडॉग सामने खड़ा है, तो आप क्या सोचोगे कि वहाँ से भागने की सोचोगे, फ्लाइट पकड़ने की सोचोगे। तो ये हार्मोन जो डिसाइड करता है कि फाइट करनी है या फ्लाइट पकड़नी है, तो वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन। एकदम से हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, देखिए ये ऐसा हार्मोन है जो हार्ट बीट रुक जाने पर पुनः चालू करने के लिए दिया जाता है। पुनः चालू करने के लिए दिया जाता है कि आपका हार्ट काम करना बंद कर गया, तो डॉक्टर एक बार ये ट्राई करते हैं इमरजेंसी के केस में कि क्या पता हार्ट बीट इससे शुरू हो जाए। 80% हमारा ये मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन ही निकलेगा और 20% सिर्फ नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एड्रेनल फ्लो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उस वजह से कौन कौन सी बीमारी इंसान को हो सकती है। कि एड्रेनल फ्लो कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएंगे। तो इसमें आपने याद रखना है, एक सिंपल ट्रिक आपने याद रखनी है कि कौन सी एडी में दर्द है, कौन सी एडी में कमी है। भाई आपकी एडी दर्द कर रही थी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई किस एडी में कमी लग रही है आपको? तो क्या है कि एड्रेनल हार्मोन की कमी का मतलब क्या है कि अगर एड्रेनल हार्मोन कम हो रहा है तो कौन कौन सी दो बीमारियां होती हैं? एक तो कॉन डिसीज, और एडी से बनेगा नाम एडिसन डिसीज। और ये स्टार्टिंग में ही आपने किया था कि एडिसन डिसीज जो बीमारी होती है तो वो कौन सी बीमारी है कि एड्रेनल फ्लो अगर कम होता है तो हमें एडिसन डिसीज हो जाती है। कॉन डिसीज में देखिए क्या होता है, तो कॉन डिसीज में सिंपली सोडियम एंड पोटाशियम की कमी हो जाती है, कि कमी से
जो मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, किस में अकड़न हो जाती है? मांसपेशियों में अकड़न, मसल्स में अकड़न। तो मसल्स में अकड़न से डेथ भी हो सकती है। तो इस बीमारी को, खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? कॉन्स डिसीज कहा जाता है, कॉन्स डिसीज। तो इसके लिए ये ट्रिक है आपकी कि कौन सी एडी में दर्द है, कि अगर एड्रेनल जो मेडुला है कम फ्लो होता है बॉडी में तो ये बीमारी हो सकती है। एडिसन बीमारी में क्या होता है कि सोडियम और जल का जो उत्सर्जन है, सोडियम और वाटर क्या है, वो ज़्यादा मात्रा में निकल आता है, ज़्यादा फ्लो हो जाता है बॉडी से, ज़्यादा मात्रा में बाहर हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में बाहर होने से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। पानी में सोडियम और बॉडी में सोडियम और पानी का कम होना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन। किसकी वजह से होती है? जो एड्रेनल मेडुला है वो कम फ्लो होता है बॉडी में। अब अगर ये ज़्यादा फ्लो हो जाए तो क्या होता है भाई? जैसे ये कम फ्लो कर रहा था, अगर ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसके लिए भी एक हमारी ट्रिक आपने याद करनी है। उसके लिए क्या ट्रिक याद करनी है कि कुशन होता है गोल तकिया, कुशन के आधार को ज़्यादा मत करो। आपको पता है भाई, ज़्यादा आधार होगा, ज़्यादा बेस बना दोगे तो क्या होने के चांस रहते हैं? सर्वाइकल पेन होने के चांस रहते हैं। तो इन्हीं से हमारा दो बीमारियां बनती हैं। एक बनेगी हमारी कुशिंग डिसीज, कुशिंग डिसीज। एक बीमारी का क्या नाम है? कुशिंग डिसीज। और दूसरी बीमारी का हमारा क्या नाम है? आधार से जो बनेगी, आधार से जो हमारी बीमारी बनेगी, ए से एड्रेनल विरिलिज्म। ये दो बीमारियां, अगर एड्रेनल फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो ये दो बीमारियां हो जाती है। कशिंग डिसीज में आपका क्या होता है कि कशिंग डिसीज में जो होता है शिथिलन आ जाता है। किसमें? सोडियम और पोटाशियम इसमें जैसे कम हो रहे थे तो इसमें क्या होता है? सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है? स्थिर हो जाती हैं, यानी थोड़ा सा शिथिलन आ जाता है उनमें, मांसपेशियों में। सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा होने से शिथिलन आ जाता है, मांसपेशियां शिथिलन। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की वो कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है। एड्रेनल विरिलिज्म, देखिए हमारी बॉडी में मेल्स में जो एक मेन हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अगर ये हार्मोन फीमेल्स की बॉडी में आ जाए तो कुछ फीमेल्स को दाढ़ी मूछें आ जाती हैं फेस पे, तो एड्रेनल विरिलिज्म उस बीमारी को कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है? एड्रेनल विरिलिज्म किस बीमारी का नाम है कि फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रो एपिएंडेरोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपिएंडेरोस्टेरोन, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उनके फेस पे क्या होता है? बाल उगाते हैं, दाढ़ी मूछें उगाती हैं। तो उस बीमारी को कहा जाता है एड्रेनल विरिलिज्म। तो ये कब होता है? जब ये एड्रेनल जो मेडुला होता है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ज़्यादा केमिकल रिलीज देता है बॉडी में। तो ये एड्रेनल हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एड्रेनल ग्रंथि द्वारा रिलीज हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे याद हो जाएंगे आपको, ये प्रॉपरली देखिएगा। अब बात करते हैं हमारा लास्ट में जो ये दो चीज़ें बच गई हैं, ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन, कि ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। देखिए ओवरीज और टेस्टिस, तो इनको कहा जाता है गोनेड्स।
इनको क्या कहा जाता है? गोनेड्स, मतलब जनन ग्रंथियां कहा जाता है, जनन ग्रंथियां। तो ओवरीज जो हार्मोन रिलीज करती हैं, लेडीज के 3 मेन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और मेल में एक ही मुख्य हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। आदमी के फेस पे दाढ़ी मूंछ आना, बाल उगना, जो जेनिटल अंग है पेनिस, इनका डेवलप होना, टेस्टिस का बनना, ये किसके कारण होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है, जिसे टेस्टिस रिलीज करते हैं। तो ये मुख्य मेल में पुरुषों का मेन हार्मोन है। एस्ट्रोजन सबसे मुख्य हार्मोन जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, मुख्य हार्मोन फीमेल का सबसे जरूरी होता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण के लिए सबसे जरूरी हार्मोन होता है, गर्भधारण के लिए सबसे जरूरी हार्मोन। गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन जो निर्धारित करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? वो प्रोजेस्टेरोन है। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब चाइल्ड बर्थ लेता है तो यूट्रस, सर्विक्स, जो आगे वाला पार्ट होता है जहाँ से बच्चा बाहर आता है, तो उसको चौड़ा करके चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। तो क्या करता है? यूट्रस, सर्विक्स को चौड़ा करके चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। यहाँ पे आपका माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक हड्डी होती है जो नर कंकाल और मादा कंकाल की पहचान करती है, तो उस हड्डी का नाम है पेल्विस हड्डी। तो इस हड्डी के बीच में से ही बच्चा बाहर आता है। ये फीमेल में चौड़ी होती है, पेल्विस बोन जो होती है फीमेल में चौड़ी होती है, तो इसके बीच से बच्चा बाहर आता है। तो ये हड्डी नर कंकाल और मादा कंकाल की पहचान करती है। तो ये फीमेल के मुख्य हार्मोन थे। अब ये हमने अभी तक स्टडी कर लिया है कि जितने भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो कैसे काम करती हैं, कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं। अब हम आते हैं हमारी मुख्य ग्रंथि पे, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 13 तरह के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, 13 तरह के हार्मोन को कंट्रोल करती है, तो हम इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइपोथैलेमस में एक हिस्सा होता है, तो उस हिस्से में ये होती है सेला टर्सिका। इसके लिए एक सीट प्रोवाइड, एक गद्दी प्रोवाइड करती है, तो सेला टर्सिका भी कहा जाता है। इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आपने इसके याद रखने हैं। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है 13 तरह के, सेला टर्सिका कहा जाता है स्फेनॉइड हड्डी में, ये किस हड्डी में पाई जाती है? स्फेनॉइड हड्डी में ये पाई जाती है। सेला टर्सिका जो इसके पोजीशन प्रदान करता है। हाइपोफाइसिस भी इसे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस हिस्से में पाई जाती है, तो इसलिए इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मास्टर ग्रंथि कहते हैं 13 हार्मोन को ये कंट्रोल करती है, तो उनसे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एंटीरियर भाग और एक होता है पोस्टीरियर। जो आगे वाला भाग होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट से सिर्फ 2 तरह के हार्मोन आते हैं, वो याद रखना, वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रेशन या स्रावण कहाँ से होता है उनका? जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, इसके पोस्टीरियर पार्ट से। और उन हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे एडीएच भी कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच का मतलब क्या है कि पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है, पानी के बैलेंस को बॉडी में बना के रखता है। एक काम होता है। दूसरा, मांसपेशियों का संकुचन करके बीपी को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। मांसपेशियों का एक तो पानी को बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी में, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, तो इसलिए एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है। संकुचन करके मांसपेशियों का बीपी को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए, गाय भैंस जब अगर दूध नहीं देती तो नॉर्मल है, हमें उसे एक इंजेक्शन यानी टीका लगाते हैं, तो वो टीका किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही टीका होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही टीका होता है। और इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी इसे कहते हैं। लव हार्मोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, माँ और बच्चे के बीच में बहुत ज्यादा गाढ़ा प्रेम होता है, तो वो बॉन्ड बनाने में, वो प्यार बनाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है। और बाइसेक्सुअलिटी के लिए भी यही जरूरी होता है। बाइसेक्सुअलिटी को जो प्रेरित करता है, यानी आदमी आदमी को लाइक करता है और औरत औरत को लाइक करती है, तो बाइसेक्सुअलिटी के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही ये गलत काम करवाता है। तो लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दूध उतारने के लिए, जो अडर होते हैं, जो थन होते हैं गाय भैंस के, तो दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जरूरी होता है। ये पॉइंट याद रखना है। तो दूध उत्पादन के लिए, दूध के लिए भी हार्मोन प्रेरित करता है। तो किस भाग से निकलते हैं? पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं। ये 3 नाम इसके आपने याद रखने थे। वजन की बात करें तो सिर्फ 0.6 ग्राम, 1 ग्राम भी पूरा वजन नहीं होता इस ग्रंथि का। मटर के दाने जितनी ये छोटी होती है। तो ये सारे मास्टर ग्रंथि से रिलेटेड याद रखने हैं। अब बाकी के हार्मोन कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं। तो उसके लिए इतने सारे हार्मोन आप याद नहीं रख पाएंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक आपने याद करनी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में जाते हैं कोचिंग के लिए, क्लरिकल से लेके यूपीएससी तक की कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर जाते हैं। और मुखर्जी नगर जाते हैं तो या तो उनको फ्लैट में रहने को मिलता है या पीजी में दिया जाता है रहने के लिए, या तो फ्लैट में रहेंगे या पीजी में। तो इसी से रिलेटेड हमारी ट्रिक है कि फ्लैट में रहोगे या पीजी में, वो तुम्हें कल पता लगेगा। फ्लैट में रहोगे या पीजी में, वो तुम्हें कल पता लगेगा। ये बहुत ईजी ट्रिक है, याद कर पाओगे। तो इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? 13 हार्मोन जिनको कंट्रोल करती है। एफ से बनेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे FSH भी कहा जाता है, FSH भी कहा जाता है। ये हार्मोन क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब एक आदमी में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, तो उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। और जब एक फीमेल में अंडाणु बनते हैं तो उसे कहा जाता है ओवुलेशन। ओवुलेशन यानी शुक्र जनन और अंड जनन के लिए, अंडाणु बनने के लिए तो कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जरूरी होता है। गर्भाशय को विकसित करने के लिए भी, फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए भी हार्मोन जरूरी होता है। इस हार्मोन को कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में LH भी बोल देते हैं। तो फीमेल में एस्ट्रोजन के बनने के लिए, जो फीमेल्स का मुख्य हार्मोन होता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के बनने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? मेल्स में, तो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए से बात करते हैं, ACTH फुल फॉर्म याद रखना आप इसकी, ACTH। तो ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी जो कॉर्टिक्स और मेडुला के जो हार्मोन बनते थे,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रेनल ग्रंथि आपकी बनाती थी, इनके कंट्रोल के लिए ये हार्मोन जरूरत है। टी से बनेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH जिसे कहा जाता है। T3 और T4 ये जरूरी होते हैं। आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल, आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल। T3 सबसे जरूरी होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। T4 बनता ज़्यादा है बट कन्वर्ट किस में हो जाता है, T3 में। तो M इसे बनेगा मिलानोसाइट हार्मोन, मिलानोसाइट। तो मिलानोसाइट हार्मोन क्या करता है, एक पदार्थ रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। तो ये मेलानिन ही होता है जो किसी का भी रंग गोरा या काला करने में हेल्पफुल होता है। तो मेलानिन क्या करता है, किसी का रंग गोरा होना या काला होना किस पे निर्भर करता है, मेलानिन पे रिलीज करता है। अफ्रीकन जो जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो इसलिए वो काले होते हैं। जबकि जो यूरोपियन पीपल है, मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है स्किन में, तो इसलिए उनका रंग क्या होता है, गोरा होता है। तो मेलानिन सबसे ज़्यादा रात में ज़्यादा रिलीज होता है और दिन में कम रिलीज होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो मेलानिन की मात्रा कब ज़्यादा रिलीज होती है, रात में, और दिन में कम रिलीज होता है। पी से बनेगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस लिए जरूरी होता है, स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए फीमेल में कौन सा हार्मोन ज़्यादा जरूरी होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी हार्मोन है आपका, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और डोपामाइन, डोपामाइन को एंटी प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो ये क्या है, एंटी प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है ये हार्मोन। जी से अगर बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो है सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एक होता है गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज होना, एक्स्ट्रा लार्ज होना, भीमकायता होना, जैसे खली है। ये कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ जाता है बॉडी में। एक टर्म है ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म, तो ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, यानी अगर कम ये हार्मोन रिलीज हो तो बोनापन हो जाता है। और एक टर्म याद रखनी आपने, कायफोसिस। कायफोसिस का मतलब होता है कुबड़ापन। तो ये तीनों चीज एग्जामिनर पूछ लेता है कि गिगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म या कायफोसिस किस हार्मोन के कारण होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन में गड़बड़ी आ जाती है तब होते हैं। अब 2 चीजें और याद रखनी है, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली और साइमंड डिसीज, साइमंड रोग। तो एक्रोमेगाली क्या होता है कि बूढ़ा होने पर अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए, बूढ़ा होने पर ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो हाथ पैर और मुंह क्या होते हैं बूढ़े आदमियों के, कुछ बूढ़े आदमियों के क्या हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। हाथ पैर और फेस, हाथ पैर या फेस उनका ज़्यादा लंबा हो जाता है, गोरिल्ला जैसा मुंह हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, एक्रोमेगाली, बूढ़ा होने पर अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन। सेम साइमंड रोग क्या होता है, अगर बचपन में अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम रह जाता है तो क्या होता है, दुबला पतला बहुत ज़्यादा रह जाता है इंसान, दुबला पतला हो जाता है। और क्या होता है, कम उम्र में ही बूढ़ा लगने लगता है, कम उम्र में ही बूढ़ा लगने लगता है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं,
साइमन रोग कहते हैं। तो ये आपसे साइमन डिसीज के बारे में पूछा जाए तो किस वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन के कारण होने वाली वो बीमारी है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, जिसका क्या नाम है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। अब वी से अगर बात करते हैं तो वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या देते हैं, एंटी डायरेटिक, क्योंकि ये पानी की कमी नहीं होने देता और मांसपेशियों का संकुचन के कारण बीपी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन कहा जाता है, बीपी को बढ़ा के रखता है। ओ से हमारा बनेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम पढ़ चुके हैं कि गाय भैंस को दूध उतारने के लिए, गाय भैंस से दूध निकालने के लिए अगर वो ना दे तो इंजेक्शन हम किस हार्मोन का देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो दुग्ध उत्पादन के लिए जरूरी हार्मोन ये होता है। टी से जो बनेगा वो बनेगा, थाइमस ग्रंथि होती है हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। तो इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो थायमिन हार्मोन निकलता है। तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। कल से हमारा बनेगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि कैल्शियम को ज़्यादा अगर कैल्शियम हो जाता है तो कैल्शियम को यूरिन के थ्रू यानी पेशाब के थ्रू बाहर करता है ताकि ज़्यादा कैल्शियम ना बने बॉडी में। और जो हड्डियों से जो कैल्शियम ले रहा होता है पैराथायराइड हार्मोन, उसको कम करता है कि भाई ज़्यादा कैल्शियम की अब जरूरत नहीं है। तो यानी ज़्यादा कैल्शियम होने पे ये क्या काम, कब काम करता है, ज़्यादा कैल्शियम होने पर बॉडी में। तो कौन सा हार्मोन काम कर एक्टिव हो जाता है, कैल्सिटोनिन। तो पैराथायराइड हार्मोन पी से पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का उल्टा होता है। ये कैल्शियम की ज़्यादा अधिकता हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स से कैल्शियम को लेता है, बोन से कैल्शियम को लेता है और शरीर में मिला देता है, कैल्शियम की पूरी कर देता है, हड्डियों का विघटन कर देता है, हड्डियों को ज़्यादा संघनित नहीं होने देता। लगेगा से बनेगा लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो देखो लैक्टो वर्ड जहाँ पे भी जाए उसका मतलब है मिल्क। तो दूध उत्पादन के लिए जितने भी जानवर होते हैं, मदर जो होती हैं, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किस हार्मोन की वजह से करवा पाती हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने, प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स यानी दूध वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो मेमरी ग्लैंड्स में से दूध को निकालने का काम कौन करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन करता है। जबकि मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूरी है। तो ये सारे जो हमारे हार्मोन्स थे ये कंट्रोल होते हैं हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से में ये होती है। तो दोस्तों ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट। रट के नहीं करना, समझ के करना है। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसा कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक माना जाता है वैसे तो, कि याद नहीं होगा, लेकिन इसको 2 बार वीडियो को प्रॉपरली देखना, समझ के करना, सारे नाम याद ना हो तो इस ट्रिक से करना। तो बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।